गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना बताएंगे। कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी, तो इसको हम विस्तार से आपको बताते हैं कि जैसा कि हमने बताया था आपको कि जब भी हमको इलेक्ट्रोड विभव की गणना करना है तो इसके लिए हम जो भी ऑक्सीकरण ले रहे हैं तो उसको एक साइड लेंगे और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक साइड लेना पड़ेगा हमको। तो इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड बनाया और इसके साथ हम यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ रहे हैं इस प्रकार से। यहाँ हाइड्रोजन गैस इंटर कराई जाएगी और यहाँ आप देखिए ये पारा है, ये प्लेटिनम की पत्ती है, पारा, और इसका संपर्क हम कॉपर के तार से कर देते हैं। और इसके अंदर हमें एक इलेक्ट्रोड डालना है और इलेक्ट्रोड डालने के बाद इन दोनों का संपर्क हम लवण सेतु से कर देंगे। जैसा कि हम इसके पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं कि लवण सेतु इससे संपर्क किया जाता है और इसमें आप देखिए कॉटन ग्लास वूल आप इसमें फिक्स कर देंगे ताकि इसका जो विलयन है वो बाहर ना निकल पाए और इसे गैल्वेनोमीटर के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से ये हमने इसे गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ दिया है और यहाँ हमने ले लिया है जिंक इलेक्ट्रोड और इसके अंदर जो विलयन है यह है जिंक सल्फेट इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसा कि हम आप इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि ये एक अर्धशैल अभिक्रिया है और ये दूसरी अर्धशैल अभिक्रिया है। दो अर्धशैल अभिक्रिया के द्वारा कौन सी अभिक्रिया होती है? रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो जब हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो इसके लिए हमने एक इलेक्ट्रोड लिया है जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड है और उसी से संबंधित आयन है जिसको हम जिंक सल्फेट कहते हैं और उसके साथ हमने यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ा है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसके अंदर हम एक विलयन डाल देंगे और ये विलयन होगा HCl का और ये 1 मोल का होगा। 1 मोल का यहाँ पर हम HCl का विलयन, HCl यहाँ पर एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है, इसे हमने इसके अंदर डाल दिया और हाइड्रोजन गैस इसके अंदर प्रोवाइड कर दी। अब चूंकि यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया होगी, जो कि ये विद्युत रासायनिक सेल है और विद्युत रासायनिक सेल में आप देखिए हमने यहाँ पर अभी हमने देखा था कि अर्धशैल अभिक्रिया में एक साइड ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरी साइड अपचयन की क्रिया होती है। तो चूंकि यहाँ पर आप देखिए कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड में ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। तो ये ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन किस ओर जाएंगे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। तो जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं तो यहाँ पर विक्षेप उत्पन्न होना चालू होगा। तो जैसे ही विक्षेप हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब जिंक इलेक्ट्रोड को हम एक साइड ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है और जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, लेकिन जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आप देखिए कि जो H2+ आयन है यहाँ पर से जब H2 का वियोजन होगा हाइड्रोजन गैस यहाँ पर पहुँचती है और ये प्लेटिनम की पत्ती के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और उसके बाद फिर इसका अपचयन हो जाएगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे H+ आयन और ये जो H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन है, 2H+ आयन है। तो ये जो 2H+ आयन है ये जिंक के द्वारा जो निकाले गए इलेक्ट्रॉन है, जिंक के ऑक्सीकरण से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये बना लेंगे जिंक 2+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ
जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये जो 2H+ आयन है, ये 2H+ आयन इस 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो क्रिया होगी, तो यहाँ आप देखिए यहाँ पर जो क्रिया हो रही है ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, और जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को 2H+ आयन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और ये जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन को ग्रहण करेंगे फिर से ये हाइड्रोजन गैस में बदल जाएंगे। तो यहाँ पर अपचयन की क्रिया होगी। तो जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पर दोनों ही प्रकार की क्रिया हो सकती है। एक तो ऑक्सीकरण की क्रिया भी होती है और अपचयन की क्रिया भी होती है। तो दोनों ही जब अभिक्रिया इसके अंदर होती है तो इसलिए इसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड। जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड। उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड बोलने का मेन मकसद ये है कि इसमें दोनों ही प्रकार की क्रिया हो रही है, और ये दोनों ही प्रकार की क्रिया जिसे हम ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं और दूसरा अपचयन भी कह सकते हैं। तो दोनों ही प्रकार की क्रिया होगी, ऑक्सीकरण और अपचयन। क्योंकि आप देखिए कि जब हम जिंक इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो जो जिंक इलेक्ट्रोड है यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो ऑक्सीकरण के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन 2E- आयन दिखाई दे रहे हैं आपको। यही 2 इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन आयनिक अवस्था में जब हाइड्रोजन हो जाता है, तो जैसे कि आयन हमने देखा कि जो हाइड्रोजन गैस है उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, हाइड्रोजन आयन में बदलेगा। और हाइड्रोजन आयन में बदलने के बाद यही हाइड्रोजन आयन जिंक के द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करने के बाद ये फिर से हाइड्रोजन गैस में बदल जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आपको बुलबुलों के रूप में दिखाई देगी। तो ये पानी के यहाँ पर HCl है, उस HCl को हमने पानी में घोला है, और घोलने के बाद ये जो गैस आपको दिखाई देगी, ये गैस बुलबुलों के रूप में दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर, एक एटमॉस्फेयर पर हमने यहाँ प्रवेश कराया है इसको, क्योंकि गैस को हम वायुमंडलीय दाब में प्रवेश कराते हैं। यहाँ हमने प्रवेश कराया, तो जैसे ये यहाँ पर अंदर प्रवेश करी इस कांच के पात्र में, तो ये प्लेटिनम की पत्ती के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। जब प्लेटिनम की पत्ती के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, ये आयन में बदल जाएगी। आयन में बदलने के बाद जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जहाँ इसका दूसरी अर्ध सेल अभिक्रिया हो रही है जो कि बाएं साइड है, इसका ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा हाइड्रोजन आयन के द्वारा इसे ग्रहण कर लिए जाएंगे और फिर से ये हाइड्रोजन गैस में बदल रहा है। पहले इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। उसके बाद जब जिंक के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो उसके बाद इसका अपचयन हो रहा है। तो दोनों ही अभिक्रिया हो रही है, इसलिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो यहाँ पर जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यहाँ आप देखिए अपचयन की क्रिया हो रही है, और जिंक इलेक्ट्रोड है यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो इसे जब हम विद्युत वाहक बल, मतलब हमको इलेक्ट्रोड विभव की गणना करनी है, तो इलेक्ट्रोड विभव में ये देखा जाता है कि यहाँ जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, और ये रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। तो यहाँ जो विक्षेप है, ये जो क्लेनोमीटर है, यहाँ विक्षेप जो है 0.76 वोल्ट का विक्षेप उत्पन्न होता है। ये विक्षेप कब उत्पन्न होगा, जब जिंक इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हमने जोड़ दिया। तो जब हमने इसको जोड़ दिया तो उस परिस्थिति में आप देखेंगे कि इसमें एक विक्षेप उत्पन्न होगा। वह विक्षेप किसकी ओर जाएगा, जिंक से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। जब जिंक से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है तो जितना विभव उत्पन्न हो रहा है उसका मान है 0.76। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण से इलेक्ट्रॉन बाएं से दाईं ओर जा रहे हैं और इस प्रकार से विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। किंतु जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसका यदि हम विभव देखें तो इसका मान, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यदि हम मान देखें तो इसका मान हमेशा 0 आता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव बराबर E0। इसका मान आएगा 0.00 वोल्ट होता है इसका मान।
तो ये 0 है इसका मान। तो जब हम यहाँ पर ईएमएफ की गणना करते हैं या इलेक्ट्रोड विभव की गणना करते हैं, तो यदि इसका मान निकालना है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान 0 है और यदि जिंक इलेक्ट्रोड और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आपस में लवण सेतु के द्वारा जोड़ते हैं, तो जब इनके बीच में रिडॉक्स अभिक्रिया होती है तो विभव होता है। ये विभव या ये जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है ये हमेशा जिंक से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष 0.76 वोल्ट हमें विक्षेप प्राप्त होता है। तो इस आधार पर यदि हम ईएमएफ की गणना करते हैं, मतलब विद्युत वाहक बल की या इलेक्ट्रोड विभव की गणना करते हैं, तो यहाँ पर यदि हम मान लें तो इसका मान आ जाएगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो यहाँ पर जो कैथोड है इसे हम कहते हैं E0 राइट और माइनस E0 लेफ्ट, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अपचयन की अभिक्रिया हो रही है और इसे हम क्या कह रहे हैं? कैथोड कह रहे हैं। इसे हम कैथोड कह रहे हैं और इसे हम कह रहे हैं एनोड। तो जो कैथोड है उस पर धनात्मक चार्ज है और एनोड है इस पर ऋणात्मक चार्ज है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब हम E0 राइट लिखें विद्युत वाहक बल का मान, इलेक्ट्रोड विभव का मान, तो E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट हो जाएगी। लेफ्ट में कौन सी रिएक्शन चल रही है और राइट में कौन सी चल रही है? ठीक इसी तरह कैथोड कि जो राइट होगा उसको हम कैथोड कहते हैं और जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में है उसे हम एनोड कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो यदि हम इसका मान रखें, क्योंकि विक्षेप में ईएमएफ का मान यहाँ आ रहा है 0.76 और E0 कैथोड जो कि राइट साइड में है इसका मान कितना है? 0 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले हम रिएक्शन लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ E0 राइट में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। तो अपचयन की अभिक्रिया को आप लिखेंगे 2H प्लस आयन H2। पहले 2H प्लस आयन लिखेंगे ऑब्लिक H2 लिखेंगे माइनस E0, यहाँ पर होगा जिंक ऑब्लिक जिंक 2 प्लस आयन। यहाँ पर जिंक ऑब्लिक जिंक 2 प्लस आयन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मान 0.76 और आपको पता है कि इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव हमने बताया कि 0 होता है, तो यहाँ आप 0 रख देंगे, 0 हो गया। और आपको जिंक का विद्युत वाहक बल निकालना है, तो यहाँ जिंक ऑब्लिक जिंक 2 प्लस आयन होगा। तो यहाँ पर हम जिंक को बाहर निकाल दें, इसके विद्युत वाहक बल का मान निकालना है हमें। तो E0 जिंक ऑब्लिक जिंक 2 प्लस आयन बराबर, अब यहाँ पर ये 0.76 है तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये किस परिस्थिति में आ रहा है? जब यहाँ पर हमने जिंक इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिए हैं। तो जब हम जिंक इलेक्ट्रोड से मानक इलेक्ट्रोड की ओर जोड़ रहे हैं लवण सेतु की सहायता से, तो जो विक्षेप उत्पन्न होगा वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर होगा और उसका मान होगा 0.76 वोल्ट। और यदि हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो इसका मान यहाँ पर 0 होगा। तो इस आधार पर यदि हम जिंक इलेक्ट्रोड के विद्युत वाहक बल की गणना करें तो इसका मान माइनस में आता है, माइनस 0.76। ठीक इसी तरह यदि हम यहाँ पर, तो हमने जिंक इलेक्ट्रोड लिया, यदि हम इसकी जगह पर यहाँ पर कॉपर ले लें, मान लीजिए यदि हम इसकी जगह पर यहाँ पर कॉपर लेते हैं तो यहाँ पर क्या परिस्थिति बन जाएगी? यहाँ पर आप लिखेंगे कॉपर, यहाँ हो जाएगा कॉपर और यहाँ लिखेंगे आप कॉपर सल्फेट। इस प्रकार से यहाँ परिस्थिति थोड़ी चेंज हो जाएगी। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है कॉपर सल्फेट और यहाँ पर एनोड की जगह, एनोड में आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कैथोड, इसको आप लिखेंगे आप कैथोड, क्योंकि पहले हमने इसको एनोड लिखा था, अब ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। ये कैथोड है और कैथोड पर प्लस आवेश है, प्लस चार्ज है, धन ध्रुव है ये, और यहाँ पर
अपचयन की क्रिया नहीं होगी बल्कि अब ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और इस साइड अपचयन की क्रिया होगी। यहाँ पर होगा अपचयन और इस साइड होगा ऑक्सीकरण। इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमने पहले जिंक इलेक्ट्रोड लिया था और जिंक सल्फेट लिया था, अब हमने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया है और कॉपर सल्फेट लिया है। तो चूंकि आपको पता है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो दोनों प्रकार से कार्य करता है, ऑक्सीकरण के रूप में भी और अपचयन के रूप में। तो यहाँ पर आप इसको इस रिएक्शन में आप इस प्रकार से बता सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस, ये कैथोड हो गया, अब ये एनोड हो गया। जिंक इलेक्ट्रोड में ये होता है कि जब हम इसमें ऑक्सीकरण लिखते हैं तो ऑक्सीकरण इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अपेक्षा जिंक का ऑक्सीकरण अधिक महत्वपूर्ण होता है या ज्यादा होता है, इसलिए विक्षेप जिंक के अर्धशैल अभिक्रिया से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की अर्धशैल अभिक्रिया की ओर विक्षेप उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन जब कॉपर और कॉपर सल्फेट के बीच में है तो ये जो इलेक्ट्रॉन हम इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर भेज रहे थे, अब ये इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर हो, क्योंकि ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, हाइड्रोजन में हो रहा है। तो यहाँ पर आप एरो को इस प्रकार से बता सकते हैं और ये जो विक्षेप आपको दिखाई दे रहा था राइट साइड, उसको आप लेफ्ट साइड बताएंगे इस प्रकार से, क्योंकि विक्षेप दोनों साइड होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड, मतलब ये विक्षेप होता रहेगा लेकिन इस ओर ज्यादा होगा। तो इस ओर ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आपको इस दिशा में बताना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बता रहे हैं और जैसे ही हाइड्रोजन के द्वारा, जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस है, तो ये हाइड्रोजन गैस में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन H+ आयन 2H+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन के रूप में निकलेंगे। तो ये विक्षेप जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अपेक्षा इसका मान यहाँ पर अधिक होगा। तो जब इसका मान अधिक होगा तो इसको हम जब इस प्रकार से बताते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हाइड्रोजन गैस है ये आयनिक अवस्था में आएगी और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन चूंकि जो कॉपर है ये कॉपर आयनिक अवस्था में होता है और कॉपर का अपचयन होता है। तो जब कॉपर का अपचयन होगा तो यहाँ पर Cu2+ आयन के रूप में ये पहले से ही मौजूद है, क्योंकि अपचयन की क्रिया है। तो ये Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस अर्धशैल अभिक्रिया से इस अर्धशैल अभिक्रिया की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप बता सकते हैं कि ये जो विक्षेप है वो इसकी अपेक्षा यहाँ अधिक है, इसलिए ऑक्सीकरण की क्रिया यहाँ हो रही है और अपचयन की क्रिया यहाँ होगी। तो उस आधार पर यहाँ पर आप देखिए ये जो आयनिक अवस्था में कॉपर है ये धात्विक अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि जिंक इलेक्ट्रोड में आपने देखा था कि यहाँ जो विक्षेप था वो 0.76 वोल्ट था, लेकिन यहाँ पर होगा 0.34 वोल्ट। यहाँ पर आप लिखेंगे 0.34 वोल्ट का विक्षेप, 3-4 वोल्ट का विक्षेप। और ये 0.34 वोल्ट का विक्षेप किसकी वजह से हो रहा है, कॉपर सल्फेट में अपचयन की क्रिया हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ आप बता सकते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया। और ठीक इसी तरह यहाँ पर है अपचयन की क्रिया। ऑक्सीकरण की क्रिया कहाँ हो रही है, एनोड में हो रही है, तो यहाँ पर आप एनोड लिख सकते हैं और इसे कैथोड लिखेंगे। जैसा कि हमने पिछले इसमें जिंक इलेक्ट्रोड के लिए हमने बताया था कि वहाँ हमने इसे कैथोड लिया था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने कैथोड लिया था, क्योंकि कैथोड में यहाँ पर अपचयन की क्रिया हो रही थी और यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही थी। लेकिन अब जस्ट उल्टा हो गया है, यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है और यहाँ पर अपचयन की क्रिया हो रही है, क्योंकि इसका विक्षेप जो है किस ओर है,
कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर है, इसलिए जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है इसका मान आ रहा है 0.34 वोल्ट विक्षेप। तो इस आधार पर जैसा कि हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए विभव बताया है उसका मान 0 ही होगा। अब इस सूत्र के अनुसार यदि हम इसका मान रखें तो यहाँ इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पर 2H प्लस आयन H2 लिखा था, अब यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर राइट में कौन सी अभिक्रिया हो रही है और लेफ्ट में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, उस आधार पर इसमें हम इस मान को रखेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर जैसे मान लीजिए E0 कैथोड माइनस E0 एनोड है, तो यहाँ पर कैथोड में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैथोड में अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, और अपचयन में यहाँ पर E0 H2 H प्लस आयन, यहाँ पर अब H प्लस आयन 2H प्लस आयन नहीं होगा बल्कि H2 2H प्लस आयन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ये 2 हाइड्रोजन आयन के रूप में है, 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन को यहाँ सूत्र में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं E0 H2 ऑब्लिक 2H प्लस आयन माइनस E0। अब यहाँ पर आप देखिए कॉपर के साथ अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर हम जिंक के साथ जैसे जिंक 2 प्लस आयन लिखते थे, यहाँ पर आपको लिखना है कॉपर 2 प्लस आयन ऑब्लिक कॉपर, और यहाँ पर आप लिखेंगे E0 सेल, यहाँ लिख सकते हैं E0 सेल, सेल क्योंकि ये सेल ही है, जो कि कौन सा सेल है, विद्युत रासायनिक सेल है। और यहाँ पर हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हमें इलेक्ट्रोड विभव की गणना करनी है। चाहे यहाँ पर कोई सा भी इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, चाहे आप जिंक इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, सिल्वर इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, कोई सा भी इलेक्ट्रोड आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसकी सहायता से हम इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे देखा कि यहाँ जो विक्षेप आ रहा है वो 0.34 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे E0 सेल का विद्युत वाहक बल 0.34 बराबर जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव आपको पता है, यहाँ पर इसका मान कितना है, 0 है, माइनस यहाँ पर लिखेंगे, ये प्लस कहाँ से आ गया, हाँ ये हाइड्रोजन का प्लस आयन है, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और ये माइनस हो गया, माइनस इसका मान कितना है यहाँ पर, यह हमें निकालना है E0 Cu 2 प्लस आयन ऑब्लिक Cu, यहाँ पर इसका मान हमें निकालना है। तो इस आधार पर यदि हम E0 Cu 2 प्लस आयन Cu को, सेल को हम बाहर निकाल दें, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा E0 Cu 2 प्लस आयन ऑब्लिक Cu बराबर माइनस 0.34 वोल्ट। इस प्रकार से हम मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ किस प्रकार से ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है और अपचयन की क्रिया हो रही है। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, कैथोड में ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, कैथोड में क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन की क्रिया हो रही है, और एनोड में यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो ऑक्सीकरण के द्वारा आपने देखा कि जो कॉपर का हम विद्युत वाहक बल निकालते हैं उसका मान आता है -34 वोल्ट। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसे आपने नोट कर लिया होगा, जैसे कि हमने आपको बताया कि किस प्रकार से हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में या उसके विद्युत वाहक बल की हम गणना कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया था, यदि हम इसी जगह पर, यदि एक जगह हम जिंक इलेक्ट्रोड ले लें और दूसरी जगह कॉपर इलेक्ट्रोड ले लें, तो उस आधार पर यदि हम इसमें इलेक्ट्रोड विभव की गणना करें तो उसे हम इस प्रकार दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा, यहाँ हम एक दूसरा इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ से गायब कर देंगे हम, और इस प्रकार से एक रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, जैसा कि पहले हो रही थी उसी प्रकार से हमको बताना है। तो यहाँ आप इसे इस प्रकार से हटा सकते हैं।
जितनी भी रेडॉक्स अभिक्रिया होगी उन सभी में आप लवण सेतु आपको बताना ही है और सभी में आप इसे गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में आपको विक्षेप यदि देखना है तो जब तक आप उसे गैल्वेनोमीटर से नहीं जोड़ेंगे तब तक आप विक्षेप नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ दूसरा इलेक्ट्रोड लिया इस प्रकार से और यहाँ पर, और इसका संपर्क हम गैल्वेनोमीटर से कर देंगे इस प्रकार से। और यहाँ हमने लिया है जिंक इलेक्ट्रोड, यहाँ हम जिंक इलेक्ट्रोड लेंगे, यहाँ जिंक सल्फेट का विलयन, और ठीक इसी तरह यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड ले लेंगे और कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन हम इसके अंदर डालेंगे। और ये आप देखिए यहाँ पर, यहाँ इसकी क्रिया होगी ऑक्सीकरण की, और जो कॉपर है इसका अपचयन होगा। अपचयन की क्रिया होगी और ये गैल्वेनोमीटर है। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण से अपचयन की ओर, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे इस प्रकार से। ये गैल्वेनोमीटर है। अब यहाँ पर हम रिएक्शन बताएं तो इसे हम इस प्रकार बता सकते हैं। इसे आप ले लीजिए एनोड और इसे लीजिए आप कैथोड। तो कैथोड में धन ध्रुव और एनोड में ऋण ध्रुव मौजूद है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दो अर्धशैल अभिक्रिया हो रही है। एक अर्धशैल अभिक्रिया में आप देखिए जिंक का जिंक 2+ आयन में कन्वर्सेशन होगा, ये कन्वर्ट होगा इसमें। ठीक इसी तरह जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर के इलेक्ट्रोड जो कि आयनिक अवस्था में होते हैं और ये आयनिक अवस्था से इलेक्ट्रॉन को इसके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे और ग्रहण करने के बाद ये कॉपर धातु में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जिंक सल्फेट, और यहाँ हम विद्युत वाहक बल की गणना करें तो दो अर्धशैल अभिक्रिया होगी। एक अर्धशैल अभिक्रिया यहाँ पर कॉपर एनोड में होगी और दूसरी कैथोड में होगी। तो इसे इस प्रकार बता सकते हैं अर्धशैल अभिक्रिया। तो यहाँ पर कैथोड के लिए लेते हैं हम। तो कैथोड में चूंकि जिंक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है तो इसका ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पर जिंक एरो जिंक 2+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन। तो यहाँ से जिंक में से इसका ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है और ऑक्सीकरण के द्वारा यहाँ ये आयनिक अवस्था में आएगा और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। और यहाँ जो विक्षेप है गैल्वेनोमीटर में वो राइट साइड होगा और ये विक्षेप इसकी ओर ज़्यादा प्रभावी होगा। तो यहाँ पर विक्षेप आप राइट साइड में बता सकते हैं। दूसरी अर्धशैल अभिक्रिया होगी। यहाँ पर अब उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड तो ये है नहीं, क्योंकि दोनों ही अर्धशैल अभिक्रिया अलग अलग रूपों में है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं दूसरी अर्धशैल अभिक्रिया, और ये जो अर्धशैल अभिक्रिया होगी अपचयन की होगी। कहाँ होगी? एक तो कैथोड में थी, अब ये होगी एनोड में। तो यहाँ पर जो एनोड में अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पर आप देखिए कॉपर है और ये कॉपर 2+ आयन के रूप में मौजूद है, Cu 2+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन के रूप में है। तो यहाँ पर इसके साथ क्रिया होगी। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद Cu 2+ आयन किस में बदल जाएगा? कॉपर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉपर के रूप में होगा। तो यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग यहाँ इसका मान होगा। यदि हम विद्युत वाहक बल की गणना करें तो यहाँ पर यदि हम जिंक के लिए दें, जिंक के लिए इसका मान होगा 0.76 और कॉपर इसके लिए मान लें इसका मान माइनस में है। और यदि हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का मान होगा 0.34। अब इस आधार पर यदि हम विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं तो EMF
बराबर, या E0 सेल बराबर, E0 सेल भी बोल सकते हैं आप, EMF भी कह सकते हैं इसे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल कहा जा सकता है, बराबर होगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो यहाँ E0 कैथोड और E0 एनोड, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर कैथोड में ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, तो आप यहाँ बताएंगे जिंक ऑब्लिक जिंक 2+ आयन। तो यहाँ लिखेंगे आप बराबर E0 जिंक ऑब्लिक जिंक 2+ आयन। तो यहाँ पर एक चीज़ और, एक बात और ध्यान देने योग्य है यहाँ, जैसे मान लीजिए इसमें आपको ये देखना है कि जब हम जिंक इलेक्ट्रोड की बात करते हैं और कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, तो यहाँ अपचयन की क्रिया हो रही है और यहाँ ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो जो कैथोड होता है, यहाँ पर कैथोड है और यहाँ एनोड है, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं E0 कॉपर 2+ आयन। तो यहाँ E0 राइट लिख सकते हैं, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, इस प्रकार से। तो E0 राइट में कॉपर का हो रहा है अपचयन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे E0 कॉपर 2+ आयन ऑब्लिक Cu माइनस E0 जिंक ऑब्लिक जिंक 2+ आयन, इस प्रकार से। तो यहाँ पर Cu 2+ आयन कॉपर के लिए कितना मान है, 0.34। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0.34 माइनस इसका मान है 0.76 है, तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस 0.76। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 माइनस दिखाई दे रहे हैं आपको, तो दोनों माइनस को आप प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ इसको आप जोड़ देंगे। तो E0 सेल का मान या विद्युत वाहक बल का मान कितना आ गया है। E0 सेल को यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, E0 सेल भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, या CELL भी लिख सकते हैं। तो इसे जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 6 और 4 10, 7 3 10 और 1 11। तो 1.10 वोल्ट ये किसका मान आ गया, जब हम 2 अर्धसेल अभिक्रिया कर रहे हैं, जिसमें से आप देखिए एक को हमने कैथोड लिया है, दूसरे को एनोड लिया है, एक को हमने राइट साइड लिया है और दूसरे को हमने लेफ्ट साइड लिया है। तो राइट साइड में आप देखिए अपचयन की क्रिया हो रही है और लेफ्ट साइड यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि जो राइट साइड है वो राइट साइड का मान अधिक है और लेफ्ट साइड का मान कम है। तो जिसका मान अधिक होता है उसको हम कैथोड की ओर लेते हैं और जिसका मान कम होता है उसको हम एनोड की ओर सूत्र में लेते हैं। तो इस आधार पर आप देखिए यहाँ पर जो यहाँ प्लस के रूप में है, प्लस 0.34 के रूप में है और यहाँ पर ये माइनस के रूप में है, तो इसका मान अधिक होगा और इसका मान कम होगा। इसलिए हमने यहाँ पर राइट साइड यहाँ पर इसका मान लिया है 0.34 और यहाँ पर जो जिंक है इसका मान है 0.76। तो इसको हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद इसका जो मान आ रहा है वो E0 सेल किसका मान होगा, विद्युत रासायनिक सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मान हो रहा है, जिसकी सहायता से हमने इसको निकाला है, क्योंकि ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है और अपचयन की क्रिया हो रही है। यदि यहीं पर हम यदि कोई दूसरी अभिक्रिया ले लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई दूसरी अभिक्रिया ली, जैसा कि आपको पता है कि यदि हम रेडॉक्स अभिक्रिया कर रहे हैं तो इसे हम इस प्रकार, तो ये संरचना के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि कैसी अभिक्रिया होती है, कि हम ऑक्सीकरण किधर कर रहे हैं और लेफ्ट साइड या राइट साइड हमने क्या लिया है। इस आधार पर हम किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। तो इस आधार पर यदि हम कोई दूसरा उदाहरण लें, मान लीजिए यदि आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए यदि आपको इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जो हमने 2 अभिक्रिया आपको बताई है उसको हम इस प्रकार लिखेंगे, जिंक 2+ आयन 10 मोल। यहाँ पर आप लवण सेतु के लिए 2 ऊर्ध्वाधर लाइन लिखेंगे
और उसके बाद Cu2 प्लस आयन 1m मोल ऑब्लिक Cu होगा। आपको जब एग्जाम में दिया जाएगा तो इस प्रकार से आपको कोई सेल पूछा जाएगा और इसके आधार पर आपको विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। ठीक इसी तरह मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा, जैसे अगर हम कोई दूसरी अभिक्रिया ले रहे हैं, जैसे हमने लिखा Ag प्लस आयन 10m लवण सेतु के लिए ऊर्ध्वाधर लाइन, और यहाँ हम ले रहे हैं Cu2 प्लस आयन 10m ऑब्लिक Cu। अब यहाँ पर आप देखिए ये दूसरी अभिक्रिया है, तो यहाँ पर आप देखिए पहले अभिक्रिया में आपने देखा कि जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर के द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी देखिए, यदि मान लीजिए हमने यहाँ पर 2Ag लिया है तो यहाँ पर 2Ag प्लस आयन हो जाएंगे, मतलब 2Ag प्लस आयन मतलब 2 आयन निकल रहे हैं और यही 2 आयन जो है कॉपर के द्वारा ग्रहण कर लिए जा रहे हैं। तो यहाँ जब अभिक्रिया हम देखें तो यहाँ इसका मान आता है, इसका मान है 2Ag ऑब्लिक 2Ag प्लस आयन, इसका मान होता है 0.80, इसका मान है 0.80। ठीक इसी तरह जो कॉपर है, कॉपर 2 प्लस आयन है, इसका मान आता है बराबर, इसका मान ले तो इसका मान है 0.34, इसका मान माइनस में है, इसका मान प्लस है। तो कैथोड में कौन सा होगा? ये होगा, एनोड में ये होगा। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रोड विभव की गणना करें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं E0, यहाँ पर 2 अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पर हम 2 अर्ध सेल अभिक्रिया लेंगे, तो यहाँ 1 अर्ध सेल अभिक्रिया है। तो आपको एग्जाम में इसी प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो सेल आपको दिया गया है इस आधार पर आपको मान दे दिए जाएंगे। आपको विद्युत वाहक बल का मान निकालना है या E0 सेल का मान निकालना है। तो ठीक इसी तरह यहाँ हम ले रहे हैं अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक अभिक्रिया हो रही है और ये अभिक्रिया है, कहाँ पर हो रही है ये अभिक्रिया? ये कहाँ होगी? एनोड में होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं Ag 2Ag का ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण से Ag 2Ag प्लस आयन बनेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन। तो यहाँ पर ये एनोड में अभिक्रिया हो रही है। ठीक इसी तरह दूसरी अर्ध सेल अभिक्रिया होगी और ये जो अर्ध सेल अभिक्रिया है तो यहाँ पर आप देखेंगे एक कैथोड में होगी और एक एनोड में होगी अर्ध सेल अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो कॉपर है इसका अपचयन हो जाएगा, Cu2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन, इसके बाद ये बनेगा कॉपर धातु। तो यहाँ पर ये कॉपर धातु बन रही है। अब इसी अभिक्रिया को हम यहाँ पर लिखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 2 अर्ध सेल अभिक्रिया को हम क्या मिलाकर क्या कह सकते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे E0 सेल बराबर, या इसे आप विद्युत वाहक बल कह सकते हैं, EMF लिख सकते हैं, EMF या E0 सेल इस रूप में लिखेंगे बराबर E0, यहाँ पर आप लिखेंगे राइट माइनस E0 लेफ्ट, इस प्रकार से बराबर यहाँ आप लिखेंगे E0 कैथोड, हिंदी में लिखिए कैथोड या इंग्लिश में लिखिए, माइनस E0 एनोड, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो कैथोड है उसका मान है 0.34
माइनस, यहाँ पर आ गया माइनस 0.80। अब यहाँ से इसको हम घटा देंगे क्योंकि ये माइनस में है, तो यहाँ पर लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको आप जोड़ेंगे तो इस जोड़ने से कितना मान आ जाएगा, 1.14 इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 1.14 वोल्ट। तो यहाँ पर जो 1.14 वोल्ट आ रहा है वो किसके लिए इसका मान है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए विद्युत वाहक बल का मान है। तो यहाँ हम जिस प्रकार से हम रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए इस सेल को बना रहे हैं, इस सेल के रूप में आप डायग्राम भी इसका बना सकते हैं कि आपको जिसका ऑक्सीकरण करना है उसको आप लेफ्ट साइड रखिए, जिसका आप चयन करना है उसे आप राइट साइड रखेंगे, और उसी आधार पर जब हम सेल के बारे में बात करेंगे तो सेल में आप इसी प्रकार से उनके मान रख करके कि उसके विद्युत वाहक बल का मान कितना है और दूसरी अर्ध सेल अभिक्रिया के विद्युत वाहक बल का मान कितना है, और इस आधार पर आप विद्युत वाहक बल जो कुल रेडॉक्स अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल है उसके मान की गणना कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम आपको अगले पीरियड में बताएंगे। थैंक यू।